देखिए आज की जो क्लास है हमारी, या हम जिस पे बात करेंगे वो है हमारा एनटीपीसी 2025 या आप उसको 26 कहते हैं। हिस्ट्री के कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे। और इतना अगर आप करके चले जाते हो तो आपके लिए काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि आप सिलेबस को आपने कवर कर लिया। मैंने आपको पहले भी कुछ चीज़ें बताई थी। देखिए एक ध्यान रखना हमको बहुत ज़रूरी है। हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक करने का मतलब ये होता है कि हम पहले जो हमारे लिए प्रेफरेंस है, जिसकी प्राथमिकता हमें देनी है, उन चीज़ों पर हम काम करें। और आपको ये नहीं कि सिलेबस छोड़ना है, सिलेबस आपका पूरा करना है, पर जो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल रहे हैं यहाँ से आपका ज़्यादातर पेपर आता है। अगर आप इतना कर लेते हो 90% पेपर आ जाता है आपके हाथ में। पर 10% पे भी काम करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। पर पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक करने का मतलब होता है आपने पहले सिलेबस को कवर कर लेना है, फिर उसके बाद आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पर काम करें, या पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक पर काम करें पर सिलेबस को कवर करके जाना है ना। तो इसी चीज़ों को हम देखेंगे हिस्ट्री के। तो जैसे मैंने आपको कुछ मेजरली चीज़ों पर बात करनी है। सबसे पहले 3 प्राइमरी चीज़ें हमारी, वो है हमारा अवॉइड एज सिंगल बुक, दूसरा है प्रीवियस ईयर इन डिटेल, और तीसरा है कंप्लीट सिलेबस। ये बहुत ज़रूरी है, 3 चीज़ों को दिमाग में रखना है। महत्वपूर्ण टॉपिक को समझने से पहले हमको ये भी देखना है कि इसकी चीज़ों पे हमने क्या बात करी है। कोई भी एक सिंगल बुक पे आपको रिलाय नहीं करना है, ये ध्यान रखना आपके दिमाग में, जितना सेट रख सकते हैं आप। हम कई बार क्या गलतियाँ कर जाते हैं, हम सोचते हैं कि एक बुक पर हम रिलाय करते हैं और हमारा काम बन जाएगा। दुनिया की कोई भी ऐसी बुक नहीं है कि आपको जो एक ही बुक से सारा पेपर आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कारण क्या है, इसको भी समझा देते हैं हम आपको। कारण इसका देखिए ये होता है कि कोई भी टीचर है, मैंने आपको बताया पेपर आज के टाइम पे थोड़ा डिटेल में आ रहे हैं। मेरे कहने पे मजा ये, प्रीवियस सर्च के क्वेश्चन देखिएगा, आप देखेंगे तो आपको लगेगा उन्होंने थोड़ा स्टोरी लाइन कनेक्ट करके रख रखा है। तो कहने का मतलब आपकी डिटेल की नॉलेज देखना चाह रहा है। और अगर आप सोच के जा रहे हैं कि बुक से हो जाएगा तो बिल्कुल नहीं होगा। या आप एग्जांपल इतनी आसान भाषा में समझिए। सपोज मानिए जैसे आप लोग मेरी पढ़ाने को आप पसंद करते हैं, मैंने आपको 12 घंटे का लेक्चर दिया था हिस्ट्री का, बहुत ज़बरदस्त आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया। जो भी मैं मैराथन वगैरह देता हूँ आप लोगों ने पसंद करते हैं उसको। जब मैं पढ़ाता हूँ तो आप लोग कहते हैं एक्सप्लेनेशन आप बहुत अच्छा देते हैं, डिटेल में अच्छा देते हैं। पर उसी केस को अगर आप पीडीएफ में देखने चले जाते हैं तो मैं पीडीएफ में कंटेंट आपको कंसाइज देता हूँ, कम देता हूँ। कारण क्या है, क्योंकि मैं वो सारी चीज़ें जो आपको स्टोरी बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें जो बताई जा रही है वो आपको पीडीएफ में देना आसान नहीं है। और आप बुक सोचिए उस बुक में कैसे आ जाएगा, वो तो बुक इतनी मोटी हो जाएगी। तो पब्लिकेशन वालों को तो नुकसान है ना, इसमें बच्चे पढ़ेंगे नहीं इसको। इसलिए ही आपको मैं बुक्स बना करता हूँ किसी भी तरीके से। समय लास्ट बचता है तो आप ज़रूर उस पर जा सकते हैं, पर आप कोशिश रखिएगा कि जितना भी कंटेंट है पहले आपको बुक को रखना है, पर आप उसके बारे में डिटेल जानकारी रखें। इस बार का पेपर भी इस तरीके से पूछा गया था। तो सिंगल बुक पर ज़्यादा रिलाय नहीं करना। हो सकता है टीचर से पढ़िए या किस तरीके से आगे करना है। इसके बाद हमारा प्रीवियस ईयर्स को करना है। देखिए एक और चीज़ गलतियाँ करते हैं हम, प्रीवियस ईयर्स जब हम करने जाते हैं तो डिटेल में नहीं पढ़ते। पढ़ना डिटेल में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बार के मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे इस बार अरविंद घोष जी के आए थे, रास बिहारी बोस के बारे में क्वेश्चन आए थे, तो बड़े टिपिकल क्वेश्चन पूछे गए थे कि अगर आपको जानकारी नहीं है उस पर्सनैलिटी के बारे में तो कुछ मतलब नहीं है। अगर आपने रट्टा मार रखा होगा कि 200 क्वेश्चन याद कर लेता अरविंद घोष जी के बारे में, तो काम नहीं बनेगा। उनकी कहानी आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप बना सकते थे। तो कहने का मतलब प्रीवियस सर्च करें, जैसे कोई टॉपिक आ गया अरविंद घोष जी के बारे में, थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करिए उस प्रीवियस सर्च से रिलेटेड फैक्ट को। सपोज बोला जाता है कि उन्होंने युगांतर पत्रिका को लॉन्च करा, या युगांतर समिति की उन्होंने स्थापना करी, तो आप युगांतर समिति को थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा और उसका योगदान क्या रहा था अरविंद घोष जी का उसके ऊपर, तो वो चीज़ें आपको थोड़ा क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, प्रीवियस सर्च करना थोड़ा डिटेल में। इसके बाद हमारा कंप्लीट सिलेबस। ये मैं जो आपको टॉपिक बता रहा हूँ, ये टॉपिक तो आपको करनी है, महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे, इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने बात करी है, करना तो है हमको, ये बात ठीक है। पर साथ साथ चीज़ें हमें ये भी रखनी है दिमाग में कि सिलेबस भी कवर करके जाना है। पर ये वीडियो थोड़ा सा दिमाग में रखना है। सपोज आपका एग्जाम 3-4 महीने के गैप में बचा है, तो आप इन टॉपिक पे काम करेंगे तो ही आपका बन जाएगा बात। पर मैं फिर भी कहता हूँ अगर आपको पूरे मार्क्स लाने तो सिलेबस पूरा करके जाना ही चाहिए। ये शॉर्टकट तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ, पर अगर आपको एक एक क्वेश्चन ठीक करना है तो आप पूरे सिलेबस को कवर करके जाइए, आपके लिए बेनिफिट करेगा। अब ये समझ में आना चाहिए कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी कौन से 3 सब्जेक्ट होते हैं, हमारे हिस्ट्री के ही पार्ट होते हैं। एक होता है आपका आधुनिक भारत, जिसको कहेंगे आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। दूसरा होता है एंशिएंट हिस्ट्री, और तीसरा होता है मेडाइवल हिस्ट्री। मतलब मेडाइवल मतलब मध्यकालीन भारत, और एंशिएंट मतलब प्राचीन इतिहास। इसको किस तरीके से हमें करना है, तो देखिए सबसे ऊपर आपको रखना है मॉडर्न हिस्ट्री को। इसको सबसे ज़्यादा करके जाना है आपको, मॉडर्न हिस्ट्री को, क्योंकि आपके पेपर में सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाएगा हिस्ट्री के कौन से पार्ट को पूछा गया था, तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट था, सबसे ज़्यादा पूछा गया था, राइट। तो आपको इसको ऊपर रखना है। सेकंड नंबर पे आपका एंशिएंट हिस्ट्री आया था, तीसरे नंबर पे मेडाइवल। इन दोनों का रेशियो क्या रहा था, तो ज़्यादा अंतर नहीं था दोनों में, लमसम बराबर ही था एक तरीके से। बराबर तो नहीं कहेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री ज़्यादा ही थी, पर फिर भी इसको सेकंड नंबर पे ही रखना है। एंशिएंट हिस्ट्री को ज़्यादा क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, एसएससी के एग्जाम में भी देखा गया था ये, और ये थोड़ा करने में लायक होता, मैं ये मानता हूँ। तीसरे नंबर पर आपको रखना आपको मेडाइवल हिस्ट्री। तो क्या आपको मेडाइवल हिस्ट्री पढ़नी नहीं है, तो ऐसा नहीं है, पढ़ना सब है। मैंने जैसे बताया सिलेबस सारा कवर करना है, पर इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ज़्यादा प्राथमिकता देके चलनी है। वहाँ पर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके मार्क्स बन जाएंगे, क्योंकि वेटेज ऑफ टॉपिक पे जितना काम करते उतना अच्छा आपके लिए वैल्यूबल रहता है।
अब देखिए समझना है, मॉडर्न हिस्ट्री हमने समझ ली, मॉडर्न हिस्ट्री के तो बहुत सारे पार्ट है, कितना करना है। पहली बात तो मॉडर्न हिस्ट्री सबसे पहले आपको बुक उठानी है पढ़ने के लिए। मैं अपने एप्लीकेशन पे भी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री सबसे पहले उठाई थी। और जब मैंने आपको 2024 की स्ट्रेटेजी दी थी तो भी मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। इसको भी एक थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा कि इसके कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा पूछे गए। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री हम जानते हैं, जब यूरोपियन कंपनीज आपकी आती है वहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, यूरोपियन कंपनीज। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा अवॉइड करनी है, करना इसको भी है, पर आपको सबसे पहले करना है जो हमारे जो नेशनल मूवमेंट्स रहे थे, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन रहे थे उनको लेकर, नेशनल मूवमेंट जैसे आकर बहुत सारे हमारे मूवमेंट चले थे उनको पढ़ना है। और कोशिश रखिएगा इस बार रिवॉल्ट वाले टॉपिक पर भी अच्छा करके जाएगा, मैंने करा रखा आपको यूट्यूब पे, रिवॉल्ट जो रहे थे उनको भी पढ़ के जाना है। नेशनल मूवमेंट हमारे, इसमें आप नेशनल मूवमेंट में आप गांधी एरा को भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि गांधी जी जब आते हैं हमारे तो बहुत सारे मूवमेंट तब भी हुए थे। पर ये थोड़ा अलग पॉइंट है, क्योंकि नेशनल मूवमेंट में आपके अरविंद घोष आ जाते हैं, रास बिहारी बोस आ जाते हैं, क्रांतिकारी गतिविधियां आई थी। ये फेज कहाँ से कहाँ तक आपको पढ़ना है, तो जब 1857 की लड़ाई के बाद जो फेज रहता है वो सारा आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। और जो इससे पहले का पार्ट होता है, जब यूरोपियन आ जाते हैं 15वीं सेंचुरी के आसपास के बाद, जब उनकी स्थिति अच्छी होने लग जाती है, उस पार्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं पर कम आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं आ रहे, कम आ रहे हैं, है ना। तो आपको पहले नेशनल मूवमेंट पे काम करना है, साथ साथ गांधी एरा को अच्छे समझना है। गांधी एरा कब से कब तक, 1915 से लेके आपका जो 1947 का टाइम है। इसी में एक और आपके इस बार ज़्यादा पूछे गए थे, वो था आपका रिलीजियस सेंटिमेंट्स, वो रिलीजियस मूवमेंट के बारे में। जैसे हमारे धार्मिक आंदोलन चलाए गए थे, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ये सारे से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे, तो इसको सेकंड नंबर पे रखना है। फिर आपका गांधी एरा, नेशनल मूवमेंट, ये चीज़ों पे, यूरोपियन वाली चीज़ों पे काम करना है, तो उसको थोड़ा बाद में करिएगा। ये थोड़ा जहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहे लगातार कुछ सालों में, आप किसी पेपर को उठा के देखिएगा, ये एक अच्छा एस्टिमेशन रहता है। अगर आप नेशनल मूवमेंट वगैरह को करके चले जाएंगे तो काम हाथ से सारा बन जाता है। इस बार भी देखने को मिला था। चलिए ये तो हमें समझ में आ गया कि ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट था, इस तरीके से हमें करना है। अब एंशिएंट हिस्ट्री में कौन सा पार्ट होता है, देखिए एंशिएंट हिस्ट्री वैसे बहुत बड़ा है, ये भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज़्यादा आपको करना है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से करना है, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। इसी में मोहनजोदारो वगैरह होता है, आप सभी जानते होंगे। इसके बाद अगर आपको अगला जाना है तो बुद्ध और जैन धर्म को पढ़ लेना है, और इसके बाद अगला हो जाता है आपका वैदिक समाज को। अब आप सोचेंगे सारा तो आ ही गया है प्राचीन इतिहास में, तो फिर छोड़ा क्या है, वो है महाजनपद। महाजनपद से क्वेश्चन लगातार कम आ रहे हैं, लगातार आपको। तो आप अगर इतने टॉपिक भी करके चले जाएंगे प्राचीन इतिहास के या एंशिएंट हिस्ट्री के, तो आपका काम बन जाएगा। महाजनपद के क्वेश्चन कम आ रहे हैं, पर मैं बार बार कह रहा हूँ ये है महत्वपूर्ण टॉपिक। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने बोला ये आएगा नहीं तो आएगा ही नहीं, किसी न किसी शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेगा कोई क्वेश्चन, पर ये ज़्यादातर लमसम अगर आप देखेंगे तो यहीं से पैटर्न देखा जा रहा है। इसके बाद अगर समझते हैं हम अगला, एंशिएंट हिस्ट्री की बात हमने समझ ली है। इसके बाद हमारा मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री में बस आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, वो है आंग्ल मराठा जो भी आपकी लड़ाई होंगी, एंग्लो वॉर किसी के साथ, बहुत समझने। हालांकि वो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, पर कई लोग उसको मेडिवल में भी जोड़ते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारी लड़ाई वो मॉडर्न के पार्ट में ही आ गई थी, क्योंकि अंग्रेज जब आते तो वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है। पर इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मुगल एम्पायर। बस मुगल एम्पायर कर लीजिए, जरूरत है नहीं और चीज़ों को करने की, अगर आएगा तो। इससे भी क्वेश्चन कम आ रहे हैं। जिससे अगर आप मुझसे पूछेंगे शिफ्ट वाइज कितने मैंने जो एनालाइज करा आपके सारे पेपर को, तो मुझे समझ में आया कि क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए थे आपके हिस्ट्री के, मेडिवल हिस्ट्री से। और ये ऐसा नहीं कि आपके रेलवेज में देखा जा रहा है पैटर्न, ये आपके एसएससी में भी आ रहा है 4-5 साल से। तो ये इसलिए हमको इस पैटर्न के अकॉर्डिंग समझना है कि क्या क्या चीज़ें हमारी रही है। समझ में आ गई होगी बात। और फिर उसके बाद आपको रखनी है प्रीवियस ईयर्स की बुक। प्रीवियस ईयर्स की बुक में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल रहा है कि जो भी टॉपिक इस बार पूछा गया उसमें थोड़ा सा इनडायरेक्टली जोड़ दिया जा रहा है। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कुछ क्वेश्चन है, जिन्ना के बारे में, तो जिन्ना के बारे में थोड़ी सी कहानी और डिटेल में उसने पूछ ली, और वो उसी साल की कुछ टॉपिक को घुमा के उसने पूछा है। तो जानकारी ये होनी चाहिए कि एमसीक्यू तरीके से मत पढ़िए प्रीवियस ईयर्स को, थोड़ा पढ़िएगा तो थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए मॉडर्न हिस्ट्री की। आप लोगों ने बहुत डिमांड करी थी, मेरे पास समय इतना रहता तो नहीं है, पर मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि एक प्लेलिस्ट बनाऊँ जिसमें आपका सारा काम बन जाए मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह के पॉइंट को लेके, है ना। बाकी हर सब्जेक्ट के ऊपर मैंने एक डिटेल बता रखा, आप प्लेलिस्ट पे देख लीजिएगा कौन कौन से हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक है सब्जेक्ट के, तो आपका काम बन जाएगा। क्योंकि लास्ट साल आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, तो इसी तरीके से हम कर रहे हैं। बाकी अगर आप बैच के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हैं हमारे बैच के साथ, जो 2025-26 का चल रहा है। इस बैच में आपको सारा कंटेंट अपडेट मिल जाता है, डिटेल प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर्स करने का तरीका भी डिटेलिंग होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको मिलती है। पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हमारा पूरा सिलेबस चलता है। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सॉरी रेलवेज की तैयारी कर रहे हैं, तो रेलवेज का बैच लीजिएगा, एसएससी का मत लीजिएगा।
बाकी आपको सारा बेसिक से लेकर एडवांस है, सारे आपको जीएस के सब्जेक्ट मिलते हैं। करंट अफेयर भी हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। हाँ, इकोनॉमिक्स एक नया सब्जेक्ट जोड़ा है तो आप उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी प्ले स्टोर पे आप देख सकते हैं। इसका रिव्यू वगैरह आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त पर्सन किया था पिछले साल, आप यहाँ सारी डिटेल देख सकते हैं मेरे बारे में। मैंने भी 2019 का एनटीपीसी दिया था, पर फाइनल में हम नहीं गए थे, जिसमें हमारा ऑलरेडी सेलेक्ट था वहाँ पर सीजल में। ठीक है, तो आज के लिए इतना, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई डाउट वगैरह रहेंगे तो आप डाल सकते हैं, बाकी लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।